नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल साहित्य दर्पण में। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए प्रेरक कहानियाँ, साहित्य के अनमोल रत्न और जीवन को छू लेने वाली बातें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और आनंद लीजिए साहित्य की इस खूबसूरत यात्रा का। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। प्यारी बहन, जब से यहाँ आई हूँ तुम्हारी याद सताती रहती है। काश तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ चली आती तो कितनी बहार रहती। मैं तुम्हें अपने विनोद से मिलाती। क्या यह संभव नहीं है? तुम्हारे माता पिता क्या तुम्हें इतनी आजादी भी न देंगे? मुझे तो आश्चर्य यही है कि बेड़िया पहनकर तुम कैसे रह सकती हो। मैं तो इस तरह घंटे भर भी नहीं रह सकती। ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे पिताजी पुरानी लकीर पीटने वालों में नहीं। वह उन नवीन आदर्शों के भक्त हैं जिन्होंने नारी जीवन को स्वर्ग बना दिया है। नहीं तो मैं कहीं की न रहती। विनोद हाल ही में इंग्लैंड से D0 होकर लौटे हैं और जीवन यात्रा आरंभ करने के पहले एक बार संसार यात्रा करना चाहते हैं। यूरोप का अधिकांश भाग तो वह देख चुके हैं, पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया की सैर किए बिना उन्हें चैन नहीं। मध्य एशिया और चीन का तो यह विशेष रूप से अध्ययन करना चाहते हैं। यूरोपियन यात्री जिन बातों की मीमांसा न कर सके, उन्हीं पर प्रकाश डालना इनका ध्येय है। सच कहती हूँ चंदा, ऐसा साहसी, ऐसा निर्भीक, ऐसा आदर्शवादी पुरुष मैंने कभी नहीं देखा था। मैं तो उनकी बातें सुनकर चकित हो जाती हूँ। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसका उन्हें पूरा ज्ञान न हो, जिसकी वह आलोचना न कर सकते हो। और यह केवल किताबी आलोचना नहीं होती, उसमें मौलिकता और नवीनता होती है। स्वतंत्रता के तो वह अनन्य उपासक हैं। ऐसे पुरुष की पत्नी बनकर ऐसी कौन सी स्त्री है? नाश्ता आया, हम दोनों ने नाश्ता किया, दाढ़ी तैयार है, 9 बजते सैर करने निकल गए। किसी जलप्रपात के किनारे जा बैठे। वहाँ जल प्रवाह का मधुर संगीत सुन रहे हैं, या किसी शिलाखंड पर बैठे मेघों की व्योम क्रीड़ा देख रहे हैं। 11 बजते लौटे, भोजन किया। मैं पियानो पर जा बैठी। विनोद को संगीत से प्रेम है। खुद बहुत अच्छा गाते हैं और मैं गाने लगती हूँ, तब तो वह झूमने ही लगते हैं। तीसरे पहर हम 1 घंटे के लिए विश्राम करके खेलने या कोई खेल देखने चले जाते हैं। रात को भोजन करने के बाद थिएटर देखते हैं और वहां से लौटकर शयन करते हैं। न सास की घुड़कियां हैं, न नंदों की कानाफूसी, न जेठानियों के ताने। पर इस सुख में भी मुझे कभी कभी एक शंका सी होती है, फूल में कोई कांटा तो नहीं छिपा हुआ है, प्रकाश के पीछे कहीं अंधकार तो नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता, ऐसी शंका क्यों होती है। अरे यह लो 5 बज गए, विनोद तैयार हैं, आज टेनिस का मैच देखने जाना है। मैं भी जल्दी से तैयार हो जाऊं। शेष बातें फिर लिखूंगी। हाँ, एक बात तो भूली ही जा रही थी।
अपने विवाह का समाचार लिखना। पतिदेव कैसे हैं? रंगरूप कैसा है? ससुराल गई या अभी मैके ही में हो? ससुराल गई तो वहां के अनुभव अवश्य लिखना। उसे अपने बाप को समझाना चाहिए था कि आप लोग क्या कर रहे हैं, मगर वह भी भीगी बिल्ली बना रहा। मैं सुनकर तिलमिला उठी। कुछ बोली तो नहीं, पर अम्मान जी को मालूम जरूर हो गया कि इस विषय में मैं उनसे सहमत नहीं। मैं तुम्ही से पूछती हूँ बहन, जैसी समस्या उठ खड़ी हुई थी उसमें उनका क्या धर्म था? अगर वह अपने पिता और अन्य संबंधियों का कहना न मानते तो उनका अपमान न होता। उस वक्त उन्होंने वही किया जो उचित था। मगर मुझे विश्वास है कि जरा मामला ठंडा होने पर वह आएंगे। मैं अभी से उनकी राह देखने लगी हूँ। डाकिया चिट्ठियां लाता है तो दिल में धड़कन होने लगती है, शायद उनका पत्र भी हो। जी में बार बार आता है, क्यों न मैं ही एक खत लिखूं, मगर संकोच में पढ़कर रह जाती हूँ। शायद मैं कभी न लिख सकूंगी। मान नहीं है, केवल संकोच है। पर हाँ, अगर 10-5 दिन और उनका पत्र न आया या वह खुद न आए तो संकोच मान का रूप धारण कर लेगा। क्या तुम उन्हें एक चिट्ठी नहीं लिख सकती? सब खेल बन जाए। क्या मेरी इतनी खातिर भी न करोगी? मगर ईश्वर के लिए उस खत में कहीं यह न लिख देना कि चंदा ने प्रेरणा की है। क्षमा करना ऐसी भद्दी गलती की तुम्हारी ओर से शंका करके मैं तुम्हारे साथ अन्याय कर रही हूँ, मगर मैं समझदार थी ही कब। तुम्हारी चंदा, मंसूरी, 20 सितंबर 1925। प्यारी चंदा, मैंने तुम्हारा खत पाने के दूसरे ही दिन काशी खत लिख दिया था। उसका जवाब भी मिल गया। शायद बाबूजी ने तुम्हें खत लिखा हो। कुछ पुराने ख्याल के आदमी हैं। मेरी तो उनसे एक दिन भी न निभती। हाँ, तुमसे निभ जाएगी। यदि मेरे पति ने मेरे साथ यह बर्ताव किया होता, अकारण मुझसे रूठे होते, तो मैं जिंदगी भर उनकी सूरत न देखती। अगर कभी आते भी तो कुत्तों की तरह दुत्कार देती। पुरुष पर सबसे बड़ा अधिकार उसकी स्त्री का है। माता पिता को खुश रखने के लिए वह स्त्री का तिरस्कार नहीं कर सकता। तुम्हारे ससुराल वालों ने बड़ा घृणित व्यवहार किया। पुराने ख्याल वालों का गजब का कलेजा है जो ऐसी बातें सहते हैं। देखा उस प्रथा का फल, जिसकी तारीफ करते तुम्हारी जबान नहीं थकती। वह दीवार सड़ गई। टिप-टाप करने से काम न चलेगा। उसकी जगह नए सिरे से दीवार बनाने की जरूरत है। अच्छा, अब कुछ मेरी भी कथा सुन लो। मुझे ऐसा संदेह हो रहा है कि विनोद ने मेरे साथ दगा की है। इनकी आर्थिक दशा वैसी नहीं जैसी मैंने 2 सखियां समझी थी। केवल मुझे ठगने के लिए इन्होंने सारा स्वांग धरा था। मोटर मांगे की थी। बंगले का किराया अभी तक नहीं दिया गया। फर्नीचर किराए के थे। यह सच है कि इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से मुझे धोखा नहीं दिया।
कभी अपनी दौलत की डींग नहीं मारी, लेकिन ऐसा रहन सहन बना लेना जिससे दूसरों को अनुमान हो कि यह कोई बड़े धनी आदमी है, एक प्रकार का धोखा ही है। यह स्वांग इसीलिए भरा गया था कि कोई शिकार फंस जाए। अब देखती हूँ कि विनोद मुझसे अपनी असली रसिक शिष्ट वाणीमधुर युवक देखा और फूल उठी। अब भी तुम्हारा ही दोष है। तुम अपने व्यवहार से, रहन सहन से सिद्ध कर दो कि तुम में गंभीर अंश भी हैं। फिर देखो कि विनोद बाबू कैसे तुमसे पर्दा रखते हैं। और बहन, यह तो मानवीय स्वभाव है। सभी चाहते हैं कि लोग हमें संपन्न समझें। इस स्वांग को अंत तक निभाने की चेष्टा की जाती है, और जो इस काम में सफल हो जाता है उसी का जीवन सफल समझा जाता है। जिस युग में धन ही सर्वप्रधान हो, मर्यादा, कीर्ति, यश, यहाँ तक कि विद्या भी धन से खरीदी जा सके, उस युग में स्वांग भरना एक लाजिमी बात हो जाती है। अधिकार योग्यता का मुंह ताकते हैं। यही समझ लो कि इन दोनों में फूल और फल का संबंध है। योग्यता का फूल लगा और अधिकार का फल आया। इन ज्ञानोपदेश के बाद अब तुम्हें हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। तुमने पतिदेव के नाम जो पत्र लिखा था उसका बहुत अच्छा असर हुआ। उसके 5वें ही दिन स्वामी का कृपा पात्र मुझे मिला। बहन, वह खत पाकर मुझे कितनी खुशी हुई, इसका तुम अनुमान कर सकती हो। मालूम होता था अंधे को आंखें मिल गई हैं। कभी कोठे पर जाती थी, कभी नीचे आती थी। सारे में खलबली पड़ गई। तुम्हें वह पत्र अत्यंत निराशाजनक जान पड़ता। मेरे लिए वह संजीवन मंत्र था, आशा दीपक था। प्राणेश ने बारातियों की उद्दंडता पर खेद प्रकट किया था, पर बड़ों के सामने वह जबान कैसे खोल सकते थे। फिर जनातियों ने भी बारातियों का जैसा आदर सत्कार करना चाहिए था, वैसा नहीं किया। अंत में लिखा था, प्रिय, तुम्हारे दर्शनों की कितनी उत्कंठा है, लिख नहीं सकता। तुम्हारी कल्पित मूर्ति नित आंखों के सामने रहती है, पर कुल मर्यादा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। जब तक माता पिता का रुख न पाऊं, आ नहीं सकता। तुम्हारे वियोग में चाहे प्राण ही निकल जाए, पर पिता की इच्छा की उपेक्षा नहीं कर सकता। हाँ, एक बात का दृढ़ निश्चय कर चुका हूँ, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए, कपूत कहलाऊं, पिता के कोप का भागी बनूं, घर छोड़ना पड़े पर अपनी दूसरी शादी न करूँगा। मगर जहाँ तक मैं समझता हूँ, मामला इतना तूल न खींचेगा। यह लोग थोड़े दिनों में नर्म पड़ जाएंगे, और तब मैं आऊंगा और अपनी हृदयेश्वरी को आंखों पर बिठा कर लाऊंगा। बस अब मैं संतुष्ट हूँ बहन, मुझे और कुछ न चाहिए। स्वामी मुझ पर इतनी कृपा रखते हैं, इससे अधिक और वह क्या कर सकते हैं। प्रियतम, तुम्हारी चंदा सदस तुम्हारी रहेगी, तुम्हारी इच्छा ही उसका कर्तव्य है। वह जब तक जिएगी तुम्हारे पवित्र चरणों से लगी रहेगी। उसे बिसारना मत। बहन, आंखों में आंसू भर आते हैं, अब नहीं लिखा जाता, जवाब जल्द देना। तुम्हारी चंदा, दिल्ली, 15 दिसंबर 1925। प्यारी बहन, तुझसे बार बार क्षमा मांगती हूँ।
पैरों पड़ती हूँ। मेरे पत्र न लिखने का कारण आलस्य न था, सैरसपाटे की धुन न थी। रोज सोचती थी कि आज लिखूंगी, पर कोई न कोई ऐसा काम आ पड़ता था, कोई ऐसी बात हो जाती थी, कोई ऐसी बाधा आ खड़ी होती थी कि चित्त अशांत हो जाता था और मुंह लपेट कर पड़ रहती थी। तुम मुझे अब देखो तो शायद पहचान न सको। मंसूरी से दिल्ली आए 1 महीना हो गया। यहाँ विनोद को 300 रुपए की एक जगह मिल गई है। यह सारा महीना बाजार की खाक छानने में कटा। विनोद ने मुझे पूरी स्वाधीनता दे रखी है। मैं जो चाहूं करूं, उनसे कोई मतलब नहीं। वह मेरे मेहमान हैं। गृहस्थी का सारा बोझ मुझ पर डालकर वह निश्चिंत हो गए हैं। ऐसा